हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स में आपका स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे होंगे, कल तक मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज और उदाहरण सारे करा दिए हैं। ठीक है, आप उनको रिवाइज करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम चलेंगे इसी में। अगला टॉपिक है अपना समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, समुच्चयों के जो प्रकार होते हैं उसमें नंबर 1 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट। नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसके बाद तीसरा एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है। नंबर 4 रिक्त या शून्य। रिक्त या शून्य समुच्चय, नल और जीरो सेट। इसके बाद 5 समान समुच्चय, इक्वल सेट। और नंबर 6 होता है तुल्य समुच्चय, इक्वावेलेंट सेट। इक्वावेलेंट सेट कहने का तात्पर्य है ये 6 प्रकार के समुच्चय हैं। सबसे पहले परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त या शून्य समुच्चय, समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। समुच्चय तो और भी हैं, लेकिन और प्रकार में नहीं आते। जैसे उप समुच्चय है और आगे अधिसमुच्चय है। ठीक है, और बहुत सारे समुच्चय अभी आएंगे आपके आगे, है ना। उनके इंटरवल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमित समुच्चय की। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। हम इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं लिखाएंगे, हम इसकी डेफिनेशन आपको भेजेंगे। हम केवल यहाँ पे आपको उदाहरण बताएंगे और समझाएंगे। तो आप ध्यान से गौर से देखें। सबसे पहले तो ये जान लें कि कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। नंबर 1 परिमित समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में फाइनाइट सेट कहते हैं। नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, रिक्त या शून्य समुच्चय नल और जीरो सेट कहते हैं। समान समुच्चय इक्वल सेट कहते हैं। तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अब हम जैसे ये हमने लिख दिए हैं, तो इनकी थ्योरी हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इनको समझा दूंगा। यहाँ लिखने से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लिखने में। तो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी समझाऊं और यहाँ भी समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय, ध्यान से सुनना डेफिनेशन को, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो सकती है, अर्थात जिन अवयवों को गिना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित होती है या निश्चित होती है ना, या हम कहते हैं सीमा होती है। तो ये सब चीजें जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन है, सॉरी। तो यहां पर ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर चल रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 हमने यहां लिख दिया। ठीक है, या हमने एक और उदाहरण दे दिया, किसमें x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, या अक्षर भी कह सकते हैं, क्योंकि 26 होते हैं तो बिल्कुल चलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। अर्थात आपको बहुत अच्छी उदाहरण बता दें हम आपको, सबसे टॉप उदाहरण ये होता है जिसमें अगर डेट 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 चलता रहेगा
तो ये परिमित नहीं होगा। जिसमें रुक जाएगा यानी कि 1 से स्टार्ट किया और 10 तक, देखो अगर हम 1000 भी लिख दें, 100 भी लिख दें तो भी चलेगा। लो 100 लिख दिया मैंने तो भी चलेगा, 1000 लिख दें तो भी चलेगा, 10,000 लिख दें, 1 लाख लिख दें, 10 लाख लिख दें, 50 लाख लिख दें, जो भी लिख देंगे, संख्या यदि निश्चित है तो वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया, ये उदाहरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे समझाने का। अपरिमित समुच्चय जितने यहाँ आ जाएंगे उतने यहाँ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो हम नीचे लिख देंगे। इनके बाद ये आता है अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अर्थात हजारों उदाहरण हैं निश्चित होने के और निश्चित ना होने के। तो हम पढ़ा रहे हैं अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट अवयव हो सकते हैं, अनंत अवयव हो सकते हैं। अर्थात ऐसा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे सबसे बढ़िया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 या होल नंबर्स का 3, 4, 5 एंड सो ऑन। खत्म ही नहीं हो रहे, पता ही नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ और यहाँ में क्या अंतर लिख दिया, यहाँ अंतिम सत्य लिखा था और यहाँ पर अंतिम अक्षर नहीं लिखा हुआ, अंतिम अंक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये अपरिमित हो गया। कैसा हो गया? अपरिमित। दूसरा उदाहरण भी हम लिख सकते हैं इसका। पहला उदाहरण ये हो गया, अब हम लिख दें, जैसे दूसरा उदाहरण दे दें तो क्या लिख दें? x such that x विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसका मतलब क्या हुआ? x such that x विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमने संख्या निश्चित नहीं की कि कहां तक, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक चली जाएंगी। अर्थात ये कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। समझने वाली बात है, 1 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आता है एकल समुच्चय। मैं यहां बता दे रहा हूं एकल, थोड़ा सा वहां पे जगह कम है अपने पास। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय की बात कर लेते हैं, या फिर हम एक काम कर लेते हैं थोड़ा कि इसको हम रफ ही कर देते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक एक करके समझाता चल रहा हूं, ठीक है। फिर जगह भी बच जाएगी अपने पास, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, एकल समुच्चय की बात कर लेते हैं। एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। कितने अवयव हो? एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। अर्थात ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अर्थात समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो देखिए एक उदाहरण हो गया, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा उदाहरण ले लो, संख्या 3 व 5 के मध्य, 3 व 5 के मध्य सम संख्या का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप देख रहे होंगे 3 व 5 के मध्य में एक ही संख्या आती है जो कि 4 है। नंबर 3, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, प्रधानमंत्री का समुच्चय। एक जनरल उदाहरण हमने ले लिया है। तो ये क्या हो गया? भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री का समुच्चय। एक ही प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो एकल समुच्चय हो गया, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। तो ऐसी लाखों उदाहरण हैं इसके एकल समुच्चय के, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे ऐसे। तो जैसे एक संख्या जिसका वर्ग 1 हो, तो एक संख्या जिसका वर्ग 1 हो तो एक ही होता है जिसका वर्ग 1 होता है। ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया। 3 व 0 से पहले नहीं, 1 से पहले आने वाली पूर्णांक संख्याओं का, 1 से पहले आने वाली पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होती है? 1 से पहले 0 आता है, इसलिए ये कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके परिमित समुच्चय हो गए, कौन कौन सा हो गया, परिमित हो गया, अपरिमित हो गया और एकल हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट है रिक्त समुच्चय। ये सबकी समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, ऐसे सही रहेगा, और वैसे थोड़ा सा ये जगह कम थी अपने पास। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, नल सेट, जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, नंबर ऑफ अवयव इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कितना सरल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूं। नंबर 1, क्या एग्जांपल है, एक से पहले आने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बहुत सारे होंगे। दूसरा उदाहरण देखें, 0 से या 2 से पहले सम संख्याओं का समुच्चय, 2 से पहले सम संख्याओं का समुच्चय। 2 से पहले कोई सम संख्या आती है, इसलिए 2 से पहले नहीं आती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, 1 व 3 के मध्य विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। नंबर 4, सींग वाले घोड़ों का समुच्चय, सींग वाले घोड़े देखे नहीं, इसलिए कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। और देख लो, सन 1947 से पहले भारत में प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो देखिए 1947 में मेरा देश ही आजाद हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बना करते थे, इसलिए ये जनरल उदाहरण है। 1947 से पहले किसका आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे उदाहरण हैं रिक्त समुच्चय के भी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो 1 से पहले आने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं आती, इसलिए रिक्त समुच्चय। हाँ, एक चीज और है, रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं, किससे, फाई से। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं ब्लैक पेन से लिख दूंगा, फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात इसमें एक और या इसको हम इस तरीके से खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर हम फाई से लिख दें या खाली छोड़ दें तो इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है ना, नाम है इसका। 2 से पहले सम संख्या 1 व 3 के मध्य, 1 और 3 खुद ही विषम संख्या, इनके मध्य में कोई विषम संख्या नहीं आती है, सम संख्या आती है, इसलिए सींग वाले घोड़ों का समुच्चय। सींग वाले घोड़े हमने नहीं देखे हैं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री होते नहीं थे, राष्ट्रपति होते नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, समान समुच्चय। समझ लेना, 5वां नंबर, समान समुच्चय में और तुल्य समुच्चय में थोड़ा सा अंतर होता है, देखना होगा। इक्वल सेट, तो समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय ऐसा समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं, जिनमें अवयवों की संख्या एवं अवयव समान होते हैं, तो वो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे a बराबर 1 3 5 7, ठीक है, b बराबर 7 3 5 1, ऐसे लिख दिया। तो देखें, आप ध्यान से देखें, a बराबर b है, कैसा समुच्चय है, समान समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, समान समुच्चय है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे a बराबर
4 6 2 8, ठीक है, और b बराबर आपने ले लिया 2 4 6 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने लिख दिया, या फिर आपने एक और उदाहरण ले लिया, a बराबर हमने लिख दिया वेक्टर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, वेक्टर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, और हमने लिख दिया x सच दैट x वेक्टर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो यहां से भी BETR ये निकलेगा, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो अक्षर निकलेंगे वो भी यही आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका समान समुच्चय होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ A बराबर 4 है, नंबर ऑफ B बराबर भी 4 है, एवं 7 इसमें 7 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 1 इसमें 1 इसमें, अवयव एवं अवयवों की संख्या, अवयव एवं अवयवों की संख्या यदि समान है, कैसी है, समान है, तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट तुल्य समुच्चय। इक्वावेलेंट सेट, इक्वावेलेंट सेट, ठीक है भाई। इक्वावेलेंट सेट में क्या होता है, यदि दो समुच्चय ए तथा बी, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी समान हो, चाहे अवयव भले ही अलग अलग हो तो भी चलेगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया बी बराबर PQRST, ठीक है, ये भी चलेगा। तो नंबर ऑफ ए बराबर 5, नंबर ऑफ बी बराबर 5। अगर नंबरों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान है, कैसी, अवयवों की संख्या कैसी हो, समान हो, तो इसे ए इक्वावेलेंट बी ऐसे पढ़ते हैं, ए इक्वावेलेंट बी, ए तुल्य बी के होगा, ए तुल्य बी के होगा। तो ये हम कह सकते हैं ए तुल्य बी के होगा, ए बराबर बी नहीं पढ़ेंगे इसको। अर्थात हम ये कह सकते हैं समान, और इसमें क्या होता है, वहां अवयव भी समान होते हैं और यहाँ केवल संख्या समान होती है, इसलिए ये तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है भाई। आप कहीं से भी देख लें, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो ए और बी तुल्य समुच्चय होंगे, जिसमें अवयव यदि समान नहीं है लेकिन अवयवों की संख्या समान है तो वो तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। एक खास बात ये, क्या हम एक क्वेश्चन पूछे, क्या समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, क्या एक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, यस, लेकिन एक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि अवयव समान नहीं है। वहां पे तो हम कह सकते हैं क्योंकि एक समान समुच्चय में क्या होंगे, अवयव समान होंगे और संख्या भी समान होगी, तो संख्या तो समान है ही, अवयव भी समान है तो भी चलेगा। इसका मतलब ये तुल्य समुच्चय, यानी कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, लेकिन एक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता है। इस बात को आप गौर करें, सही से समझें, ठीक है। इसके बाद अपन की एक चीज और आती है, कोटि। कोटि क्या होती है, जैसे कोटि क्या होती है, जैसे एस, जैसे ए बराबर आपको दिया गया है वही है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये इसकी कोटि कहलाएगी, ठीक है। परिमित समुच्चय की कोटि, परिमित की ही कोटि होती है और तो किसी की कोटि होती नहीं है। रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होगी, शून्य। रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होगी, शून्य, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है ये कोटि कहलाती है, ठीक है। अगर परिमित समुच्चयों की कोटि की बात करें तो ये परिमित समुच्चय की कोटि कहलाती है, परिमित समुच्चय की कोटि, ठीक है। तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा चलेंगे, 2 मिनट का काम और है। इसमें हम व्याख्यात्मक उदाहरणों की बात करेंगे एनसीईआरटी के।
तो व्याख्यात्मक उदाहरण में पहला क्वेश्चन जो है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है। बड़े आराम से आप छटनी कर सकते हो। जैसे पहला वाला है, उसमें आपको दिया गया x - 1 x - 2, तो x बराबर 1 x बराबर 2 और x सच दैट x बिलोंग्स टू n है। n क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये चीज बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले बेसिक में और उसमें पढ़ा दी है, वो ध्यान रखें। तो दिया गया समुच्चय परिमित है। दूसरा क्वेश्चन आया, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर बराबर +-4, तो +-4 होगा, +-4 नहीं +-2 होगा, तो 2 है, तो उसमें निश्चित तौर पर 2 राशि आ रही है, इसलिए परिमित है, n आ रहा है। और x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो x बराबर 1/2, तो 1/2 कैसा है? 1/2 n में नहीं आता है, इसलिए कैसा समुच्चय हो गया? ये परिमित नहीं है, ये परिमित, एक सेकंड, हाँ फाई होगा। कैसा होगा? फाई, रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है? परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि अवयवों की संख्या 0 होती है। बिल्कुल सही है। और लास्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं का समुच्चय तो अनंत होता है, रूट नंबर्स का समुच्चय क्या होता है? अनंत होता है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक विषम है, ये भी दिया गया समुच्चय अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म है तो उसका कारण भी बताइए। तो ऐसे करके आपके पास 2-3 उदाहरण हैं, आप पढ़ सकते हो। मैं अगला भी पढ़ के बता, a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, तो b बराबर क्या हो गया? a बराबर 0, उसने कहा है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। a बराबर 0 है, b बराबर 5 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 15 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 हो गया। c बराबर क्या है? 5, और d बराबर क्या? -5 और 5, और e बराबर क्या है? 5। तो a बराबर नहीं है b के, a बराबर नहीं है c के, a बराबर नहीं है d के, a बराबर नहीं है e के। b बराबर 5 है, परंतु कोई रिक्त समुच्चय है ही नहीं, तो b बराबर नहीं है c के, b बराबर नहीं है d के, b बराबर नहीं है e के। -5 बिलोंग्स टू d है, -5 बिलोंग्स टू c है, -5 बिलोंग्स टू e, डज नॉट बिलोंग्स टू e है। ठीक है ना? तो इसलिए 5 बिलोंग्स टू c है, तो e बराबर c हो सकता है, e बराबर c हो सकता है। c और e समान समुच्चय हैं और कोई समुच्चय समान नहीं है। एक आया एलॉय, एक्स शब्द के एलॉय, एलॉय में आपको पता है ALOY आएगा, ALOY, और लॉयल में भी LOY, दोनों कैसे समुच्चय हो गए? समान समुच्चय हो गए। n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4, आप इसको समझें तो n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4 में -2, -1, 0, 1 और 2 ये आएंगे, और b में क्या आएंगे? 1 और 2, तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 नहीं है, इसलिए ये समान समुच्चय नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो व्याख्यात्मक उदाहरण है, और एक्सरसाइज 1.2 भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 उदाहरण हैं, मैंने जो आज आपको समझाया है उसमें आपकी थ्योरी भेज दूंगा, और उदाहरण आप करके देखना और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करके देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।